हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आई एम दियाशा दास, योर स्टोरी टेलर। आई एम रियली सॉरी गाइस इतना स्टोरी लेट आने के लिए, बिकॉज मुझे फीवर एंड कोल्ड दोनों हो गई है एंड मेरा गला बहुत ही ख़राब है। बट इट्स ओके, स्टोरी तो पोस्ट करनी ही है। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीधे आते हैं स्टोरी पे बिना किसी बकवास के। लेट्स कंटिन्यू ए वैम्पायर लव स्टोरी एपिसोड 2। ओके, फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था रूही जिसे फोटोग्राफी का बहुत शौक है एंड वो 3rd ईयर में पढ़ती है। उसकी यूनिवर्सिटी की 3rd ईयर की फर्स्ट डे थी। उसे फोटोग्राफी के अलावा न्यूज़पेपर पे आर्टिकल लिखना पसंद है एंड साथ ही में न्यू हॉरिबल एडवेंचर पे जाना भी बहुत ही पसंद है। 3rd ईयर की फर्स्ट क्लास में उसकी न्यू टीचर उसे अटेंशन दे देती है। उसकी टीचर कहती है कि वो उसे फॉलो करती है। आई मीन वो रूही की सारी आर्टिकल्स उन्होंने रीड की है, जिसी वजह से वो पूरी क्लास में एकदम फेमस हो जाती है। साथ में रिया नाम की एक न्यू स्टूडेंट से उसकी मुलाकात होती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड आदि उसकी टीचर को लेकर वो रूही को बार बार टीज कर रहा था। सो अब चलते हैं एपिसोड 2 में। और एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में ही दिखाई जाती है रूही निकल पड़ती है एक हॉरिबल एडवेंचर के लिए। वो अपनी डैड से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो निकल पड़ती है उस हॉरिबल प्लेस की ओर। रूही आज बहुत ही हैप्पी है बिकॉज फाइनली इतने दिनों बाद वो अगेन उसकी हॉरिबल एडवेंचर पे जा रही है। समटाइम फैमिली, फ्रेंड्स, स्टडी एंड रियल लाइफ से ऐसा लगता है कि मानो हम कहीं दूर चले जाएं एंड अलोन खुद के साथ ही टाइम स्पेंड करें। और यही चीज़ रूही खुद के ऊपर अप्लाई करती है। ये हॉरिबल एडवेंचर उसकी लाइफ की एक रिलैक्सिंग थेरेपी है। अपनी कार पे धीरे से एक सॉन्ग प्ले करती है। अपने फ़ोन पर उस जगह की लोकेशन ऑन करके रूही ड्राइव कर रही थी। वो प्लेस बहुत ही दूर है यहाँ से, शायद जाने में बहुत लेट हो जाएगी। एक्चुअल में वो अपनी हॉरिबल एडवेंचर के लिए जा तो रही थी, बट इम्पॉर्टेंट बात यही है कि वो कुछ फ़ोटो शूट करने के लिए जा रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत सीरियस भी। बिकॉज़ वो जो फ़ोटो शूट करने के लिए जा रही है वो और कुछ नहीं, वैम्पायर की फ़ोटोज़ लेने के लिए जा रही है। शायद आप रियलिटी में जाकर ये कहोगे कि वैम्पायर फ़ोटो शूट करने के लिए जा रहे हो, तो वो आपको पक्का पागल समझेगी। तो रूही ने भी किसी को नहीं बताया है, ना अपना फैमिली को, ना ही अपने फ्रेंड्स को। बिकॉज़ खुद के एडवेंचर, खुद की हैप्पीनेस, अपने पैसे, हम तो उसमें ही बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। कोई दूसरा आकर हमारे उस हैप्पीनेस का मजाक उड़ाए, नो बाबा नो, ये नहीं चाहिए। और वैसे भी आप अगर कुछ भी उस लेवल का चीज़ अगर प्रूफ के साथ इस दुनिया के सामने पेश कर दो तो फिर ठीक है, नहीं तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगी। तो रूही ने सोच लिया था कि ये वो वैम्पायर की बातें वो सबूत के साथ इस दुनिया के सामने लेकर आएगी। ये सब सोचते हुए रूही बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है बिकॉज़ वो अकेली जा रही थी वैम्पायर शूट के लिए। उसकी कार धीरे धीरे टाउन को पीछे छोड़ती है और एक विलेज की ओर आगे बढ़ती है। रोड एकदम सुनसान थी, कहीं पर कोई कार या फिर कोई इंसान नहीं था। बीच में बस एक रोड और रोड के साइड में बस ट्रीज ही ट्रीज थी। मॉर्निंग के टाइम पे इस रोड पे उतनी डर नहीं लगेगी, बट इस रोड पे अगर कोई रात में आए तो पक्का उसकी हालत एकदम ख़राब हो जाएगी। रात में स्काई पर मूनलाइट पर ट्रीज की शैडो देखकर ही कोई भी सोच लेगी कि शायद सामने एक भूत खड़ा है।
रूही को जल्दी जल्दी उस प्लेस पर पहुंचना होगा एंड जितना हो सके वहाँ की फ़ोटोज़ शूट करनी होगी एंड देन वापस होटल पर पहुंचनी होगी। बट बहुत टाइम से ड्राइव करने की वजह से रूही बहुत थक जाती है। उसे रोड के साइड में एक छोटी सी टी शॉप दिखाई देती है। रूही टी शॉप के वहाँ पर जाकर कार रोकती है एंड उस दुकान से चाय लेकर उसे पीते हुए अपने घर पे कॉल करती है और कॉल रिसीव करता है सीधा उसका छोटा भाई राज। राज कॉल को रिसीव करते हुए कहता है, हेलो दी, आप कहाँ पर हो? आई मिस यू ना। रूही स्माइल करते हुए कहती है, छोटे बदमाश, तुझे कैसे पता कि ये कॉल मैंने ही किया है? मैंने तो लैंडलाइन पे कॉल किया है, नंबर तो वह पर शो नहीं करेगा। राज कहता है, दी, मैंने आपको महसूस किया है। रूही कहती है, ओह, तुझे बड़ा महसूस हो रहा है सब कुछ? राज डायरेक्टली कहता है, आप अपनी हॉरिबल एडवेंचर पर गए हो ना? मम्मी पापा को झूठ बोला है कि आप अपनी फ्रेंड्स के घर पे जा रहे हो। रूही बहुत रिएक्ट करते हुए कहती है, क्या तुझे ये भी पता है? राज कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, अब आप मेरे ही दी हो, मुझे सब कुछ पता होगा ना। अगेन राज कहता है, बट दी, এটা কিন্তু তুমি একদম ভুল করলে, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको मुझे बताना चाहिए था ना दी। रूही कहती है, আচ্ছা আমি কি করব বল, তোকে এখানের কথা বললে তুই এখানে আসার জন্য আমাকে পাগল করে দিতিস। আরে আমি তোকে এখানে কিছুতেই নিয়ে আসতে পারি না, आई कांट डू दैट। राज कहता है, ओके फाइन, अब मुझे मत लेके जाओ, बट आप कहाँ गए हो? रूही कहता है, वैम्पायर फोटोशूट के लिए। राज कहती है, OMG, रक्तचोषा बहादुर, बट दी, ये वैम्पायर तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। वो जिस किसी का खून पीते हैं वो अगेन लौट कर नहीं आते, हमेशा के लिए उनके सर्वेंट बन जाते हैं। राज की ये बात सुनकर सडनली रूही की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, बिकॉज राज की ये बात गलत नहीं है। वैम्पायर जिस किसी का खून पीते हैं वो अगेन इंसान में वापस नहीं आते। सडनली रूही की वॉइस शेक करती है। रूही जल्दी से कहती है, ओके, यहाँ पर टावर नहीं मिल रही है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है, बाय बाय। रूही कॉल को कट कर देती है। देन उसी वक्त वो चाय वाला आकर कहता है, मैडम जी, आप यहाँ पर घूमने के लिए आए हो? मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज़ आप यहाँ से लौट कर जाइए। सूरज ढलने के बाद यहाँ पर कोई नहीं आता, ये प्लेस एकदम हॉरिबल बन जाता है, बिकॉज इस टाइम पे यहाँ पर इंसानों का नहीं किसी और का ही राज चलता है। वो चाय वाला इतनी डरावनी तरीके से बोलता है कि रूही भी डर जाती है। रूही लाउडली कहती है, और जो शट अप, ओके, कोई नहीं रहता है यहाँ पर, रात के बाद इंसानों का राज नहीं किसी और का ही राज चलता है। किसी और का कौन? वैम्पायर। ये नाम सुनकर उस चाय वाले की आंखें एकदम रेड हो जाती है। वो अगेन डरावनी वॉइस में कहती है, आपको सब पता है, फिर भी आप यहाँ पर आए हो? रूही और वहाँ एक सेकंड भी नहीं रहती, वो जल्दी से पे कर देती है और अपनी कार को स्टार्ट करती है और बस यहाँ से निकल जाती है। रास्तों में जाते हुए उसकी ध्यान रोड पर नहीं थी, बस उस चाय वाले की बातों पर और राज की बातों पर थी। शाम होने में बस कुछ ही टाइम बाकी है। नाउ 4:55 हो रही है। जंगल की एरिया होने की वजह से सूरज ढलते ही बहुत फास्ट यहाँ पर शाम हो जाती है। रूही जल्दी जल्दी अपनी कार को ड्राइव कर रही थी। सो अगले सीन में वो जिस रोड पर जा रही थी वो रोड बहुत ही ख़राब थी एंड सडनली
बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की हो जाने से मानो उस पूरी प्लेस पे सडनली एकदम अंधेरा हो जाती है। एंड बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि रूही के सामने कुछ व्यू तो दिखाई भी नहीं दे रही थी ठीक से। रूही जल्दी से अपनी कार की हेडलाइट ऑन करती है। रास्ता बहुत ही सुनसान थी, चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा। उसकी कार की हेडलाइट के अलावा और कोई लाइट दूर दूर तक नहीं थी। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। उसकी दोनों हाथ बहुत शेक कर रही थी। रूही को इतनी डरावनी फीलिंग्स उसे कभी महसूस ही नहीं किया था। उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि कहीं उसने कुछ गलती तो नहीं कर दी यहाँ पर आके। बारिश इतनी ज़ोर से हो रही थी कि उसे उसके सामने की कुछ व्यू दिखाई भी नहीं दे रही है। बारिश की बूंदें सीधे उसके कार के कांच के ऊपर गिर रही थी। इसी वजह से रूही को कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। पता नहीं कहाँ जा रही थी रूही। बार बार कार को राइट एंड लेफ्ट टर्न कर रही थी। रोड इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो बस जितना जल्दी हो सके बस यहाँ से निकलना चाहती है। अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है। एंड दैट टाइम सडनली एक बहुत ज़ोर की साउंड होती है एंड उसके साथ साथ कार बहुत ही ज़्यादा शेक करती है, मानो कोई चीज़ उसके कार के ऊपर गिरी है या पड़ी है। कुछ तो चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा भारी है। रूही जल्दी से सामने की ओर देखती है एंड उसके सामने देखते ही कुछ चीज़ तो थी। I mean, वो एक चीज़ नहीं थी, वो कोई इंसान था। मतलब इंसान इतनी डरावनी कैसे हो सकती है। उसके पीछे की विंग्स थी, उसके बड़े बड़े टीथ थे एंड उसके मुंह के वहाँ पर खून लगा हुआ था, मानो वो किसी का खून करके आया है। अपनी आंखों के सामने सडनली ये व्यू देखकर रूही को गूज़बम्स आ जाती है। बारिश की रात, कोई लाइट नहीं, कोई इंसान भी नहीं, पर ये क्या चीज़ है जो कि उसके कार के सामने आकर गिरी है। वो कोई इंसान था या कोई एनिमल जो कि बहुत ज़्यादा डरावना था। रूही की ब्रीदिंग बहुत हाई हो जाती है। वो बार बार बस ज़ोर ज़ोर से ब्रीदिंग कर रही थी। उसकी हाथ, उसके दिमाग, उसकी पूरी बॉडी उसके कंट्रोल पे नहीं थी। पता नहीं कौन स्टीयरिंग को होल्ड कर कर कार को ड्राइव कर रही थी, बट ये सिचुएशन काफ़ी नहीं थी उसकी हार्ट बीट को बढ़ाने की। जब वो रियलाइज़ करती है कि सामने जो चीज़ है वो रूही की तरफ ही देख रही है। रूही जैसे उसकी ओर देखती है, दोनों की एक आई कांटेक्ट होती है। रूही की हार्ट बीट मानो बाहर आ जाती है। उसकी फेस बहुत ज़्यादा डरावनी थी, बट उसकी आंखें इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि कोई भी पर्सन अपने आप की कंट्रोल खो देगी। रूही इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वो बस लाउडली चीखती है और अपनी हेड को नीचे करती है एंड उसकी हाथ उसी टाइम उसकी स्टीयरिंग से स्लिप करती है एंड उसकी कार बहुत फास्ट किसी चीज़ से जाकर ज़ोर से हिट होती है। अगले सीन में कोई साउंड नहीं होती, बस किसी की ब्रीदिंग की साउंड होती है। रूही की होश वापस आती है एंड रूही अपनी ही ब्रीदिंग को सुन रही थी एंड वो जल्दी से चारों ओर देखती है, कहीं वो चीज़ उसके साथ तो नहीं है। बट नहीं, कहीं कोई चीज़ नहीं थी। इवन नाउ चारों ओर कोई लाइट भी नहीं थी, बिकॉज थोड़ी सी एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी कार के सामने की हेडलाइट टूट गई थी। रूही जल्दी से अपने बैग को होल्ड करती है एंड उसमें से अपनी फ़ोन को लेती है एंड चारों तरफ देखने लगती है। अब बारिश रुक चुकी थी एंड इस टाइम कार में बैठे रहना बहुत ही ख़तरनाक हो जाएगी, इसलिए वो जल्दी से अपनी कार से निकल जाती है एंड निकलने के बाद
चारों तरफ बहुत ही अंधेरा था, इसलिए वो अपनी फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करती है एंड थोड़ी आगे तक चलने लगती है ताकि कोई भी हाउस उसे दिख जाए तो वो वहाँ चली जाएगी। एंड लकीली थोड़ी देर जाने के बाद उसे एक हाउस मिलती है। वो हाउस तो नहीं है, कुछ बंगलो टाइप की है। वैसे भी इस मौसम में ऐसी हॉरिबल सिचुएशन में कोई भी हाउस चलेगी। वो मानो अंधेरी प्लेस पे रोशनी की तरह काम करती है। रूही बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से उस हाउस की ओर जाती है। रूही उस हाउस के सामने जाकर डोरबेल को प्रेस करती है, बट शायद डोरबेल खराब थी, इसलिए वो अपनी हाथों को डोर के सामने ले जाकर नॉक करती है एंड थोड़ी लाउडली कहती है, एक्सक्यूज़ मी, कोई है? प्लीज़ हेल्प मी। बारिश होने की वजह से मेरी कार खराब हो गई है। क्या मैं आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकती हूँ? कोई है? प्लीज़ हेल्प मी। बट ये सब कुछ बहुत टाइम से बोलने के बाद भी कोई आकर डोर ओपन नहीं करता। रूही ने सोचा था आज रात किसी भी तरह से वो यहाँ पर रात गुजार लेगी, बट कोई डोर ओपन ही नहीं कर रहा है। शायद ये उसकी बैड लक है। यही सोचते हुए रूही टर्न करती है और सामने की तरफ एक कदम रखती है एंड तभी पीछे से डोर धीरे धीरे ओपन होने की साउंड होती है। रूही अपनी कदमों को सामने रखते हुए बस स्टैचू हो जाती है एंड धीरे से अपनी हेड को पीछे की तरफ टर्न करती है। फर्स्ट टाइम तो उसे कुछ भी सामने दिखाई नहीं दे रही थी बिकॉज घर के अंदर इतना ज़्यादा अंधेरा था। देन सेकंड में वो नोटिस करती है कि एक शैडो टाइप कुछ ब्लैक कलर की कुछ चीज़ है जो कि इंसान की तरह है। वो शैडो अंधेरे में ही उसके सामने आकर अपनी हेड को नोट करती है। दैट्स मीन वो रूही को अंदर की तरफ बुला रही है। रूही उस पर्सन को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोल रही थी बिकॉज इस टाइम पे वो हाउस उसके लिए एक हाउस नहीं थी, मानो उसे उसकी एक लाइफ मिल गई है। देन उसके बाद रूही उस पर्सन के साथ अंदर की तरफ जाती है। देन उसके बाद एक हॉल रूम दिखाई जाती है। उस हॉल रूम में पहुंचकर रूही एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि बाहर से जितनी हॉरिबल व्यू लग रही थी लेकिन अंदर से उतनी ही लग्जरियस हाउस थी। वो रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। रूम पे लाइट की रोशनी उतनी ज़्यादा तो नहीं थी, चारों ओर बस नाइट लैम्प थी। और एक चीज़ जो बहुत ही नोटिसेबल थी, नाइट लैम्प के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे कैंडल्स भी थी और वो भी एकदम हिस्टोरिकल टाइप पे। एंड और भी इंटरेस्टिंग, सीलिंग के ऊपर की लाइट्स, वहाँ पे बहुत सारे लाइट्स थे बट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुआ था, एकदम सर्कल होकर। वो बहुत ही स्पेशल लग रही थी। वो लाइट पहले ज़माने की थी, लाइक पहले जो लोग रिच पीपल हुआ करते थे उनके घर में ये सब लाइट होती थी। पूरी हाउस को देखकर रूही को एकदम गूज़बम्स आ जाती है बिकॉज ये हाउस बाहर से जितनी हॉरिबल है अंदर से उतनी ही एक्सपेंसिव और हिस्टोरिकल है। रूही एकदम ध्यान से उस हाउस को चारों तरफ से नोटिस कर रही थी कि सामने जो कोई भी पर्सन थी उसको वो नोटिस ही नहीं करती है। सडनली उसकी आंखें जब उस पर्सन के ऊपर पड़ती है उसकी एकदम से हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है बिकॉज उस पर्सन की फेस दिखाई नहीं दे रही थी। वो अप टू डाउन एकदम ब्लैक क्लोथ्स में थी। वो पर्सन सामने की एक कॉर्नर पे चुपचाप खड़ा था एंड वो रूही की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए क्लोथ्स लाता हूँ। तुम शावर लेकर सो जाओ और हाँ, आज रात तुम मेरे हाउस रुक सकते हो। एंड हाँ, कार के बारे में मत सोचना, तुम्हारी कार मैं रिपेयर कर दूँगी। कल मॉर्निंग पे ही तुम्हें तुम्हारी कार मिल जाएगी। तुम कल मॉर्निंग होने के बाद ही अपने घर चली जाना।
उनकी बातों से रूही को रियलाइज़ होता है कि वो एक मेल पर्सन है। रूही नोट करती है और रूही उस रूम के बेड पर जाकर बैठती है। वो पर्सन मानो डार्कनेस में कहीं गुम हो जाती है। देन नेक्स्ट सीन में वो पर्सन रूही जो रूम पे रुकी हुई थी उस रूम के डोर पर नॉक करती है। देन वो रूम के अंदर आती है एंड उसके हाथ में एक ड्रेस थी और वो ड्रेस रूही को देते हुए कहती है, वॉशरूम उस तरफ है, जाओ जाकर शावर लेके आओ, और हाँ, तुम्हें कौन सा पानी चाहिए, ठंडा या फिर गर्म। रूही उसे कहती है जो भी उसे चाहिए। देन अगले सीन में रूही शावर रूम के बाथटब पे बैठी हुई थी। रूही बस वॉशरूम में शावर टब पर बैठकर पूरी रूम को नोटिस कर रही थी। लिटरली रूम तो रूम थी, ये शावर रूम और भी हॉरिबल थी। लाइक आप कोई शावर रूम के बाथटब पर नहीं, नेचर के पास नहा रही हो। ऊपर के सीलिंग पर एकदम रात की स्काई दिख रही थी। नीचे की फ्लोर पर पानी की व्यू थी एंड साइड के वॉल पर पूरी जंगल के व्यू दिख रही थी। टोटल हॉरिबल नाइट की व्यू जो तुम्हें पूरी रियलाइज्ड करवाती है तुम रात के टाइम पर मूनलाइट पर वो नहा रही थी। रूही सोचती है कोई ऑप्शन नहीं थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी इस घर पे आ गई है। बट ये घर तो उसे और भी ज़्यादा हॉरिबल लग रही है। आज रात वो यहाँ पर कैसे गुजारेगी? और वो पर्सन, वो तो सबसे ज़्यादा हॉरिबल है। रूही अपनी ही बॉडी पर धीरे धीरे सोप को अप्लाई करते हुए अपनी आंखें बंद करती है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है फौरन उसे वो सारी चीज़ें याद आती है जो कि उसके कार के ऊपर गिरी थी। वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल थी। ये सब सोचते हुए सडनली वो अपनी आंखें खोलती है। बट जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है रूही की हार्ट बीट अगेन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, बिकॉज उसके सामने ही इस घर की वो हॉरिबल पर्सन थी। हाउ इट पॉसिबल? उसने तो अपनी वॉशरूम की डोर लॉक की थी, तो वो पर्सन उसके सामने कैसे आ गई? रूही जल्दी से अपनी राइट हैंड से अपनी हार्ट को होल्ड करती है एंड अपनी लेफ्ट हैंड से शावर टब को होल्ड करती है। अगर रूही अपनी हार्ट को होल्ड नहीं करती तो शायद मन उसकी हार्ट बाहर ही आ जाती। वो अपनी शेकी वॉइस में कहती है, आप यहाँ पर, मतलब आप यहाँ पर कैसे? मैंने तो डोर लॉक की थी ना। वो पर्सन कहती है, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती हूँ। तुम्हें डोर लॉक करना चाहिए था, तुम्हारी डोर ओपन थी। और ये टॉवल तो तुम अपने बेड पर ही छोड़ के आई थी। शावर लेने के बाद तुम रूम तक कैसे जाते बिना कपड़ों पे? तभी रूही को बहुत ऑकवर्ड लगती है, मानो सडनली उस रूम की एटमॉस्फेयर चेंज हो जाती है। सच में ये तो सही बात है कि वो तो बिना कपड़ों में शावर टब में है। वो बहुत फर्स्ट खुद को पानी के नीचे करती है और बस बाहर तक अपनी नेक को रखती है। रूही को बहुत एम्बैरेसमेंट में देखकर वो पर्सन कहती है, तुम्हारी टॉवल एंड तुम्हारी ड्रेस मैं यहाँ पर रख रही हूँ, जल्दी से नीचे आ जाओ, एक साथ डिनर करेंगे। ये कहते ही वो पर्सन अगेन मानो वो पर्सन अंधेरे में ही गुम हो जाती है। रूही बस सोचते ही रह जाती है, क्या बोला उन्होंने, डिनर करेंगे एक साथ। बट उसने तो कुछ भी नहीं बोला कि उसे डिनर करना है। सडनली वो पर्सन इतनी फैमिलियर क्यों हो रही है? बट दैट्स ओके ना, इस टाइम पे इतना सोचने की भी कोई फ़ायदा नहीं है। और रूही ने बहुत टाइम से कुछ भी नहीं खाया है और रात में उसे थोड़ी डिनर की भी नीड है। एंड अगले सीन में रूही शावर कंप्लीट करके अपनी हेयर को रब करते हुए उस पर्सन की दी हुई ड्रेस को पहनकर धीरे धीरे रूही सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। एंड सामने की व्यू देखकर रूही एकदम शॉक हो जाती है। ये क्या है ये सब? नाउ इट्स टाइम पे
इस घर में उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं थी, बट टेबल पर अलग अलग तरह की डिशेस रखी हुई थी। कुछ खाना तो बहुत ही अजीब लग रही थी। रूही ने अपनी लाइफ में कभी भी इस तरह की डिशेस नहीं देखी थी। वो धीरे धीरे अपनी सरप्राइजनेस को हाइड कर रही थी एंड एक एक कदम सीढ़ियों से नीचे आ रही थी कि उस पर्सन को ये सब पता ना चले कि रूही वो सब देखकर शॉक हो चुकी है। रूही अपनी हेड को नीचे करके अपने हेयर को रब करते हुए धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, बट उस पर्सन को ये सब पता चल जाता है। वो सडनली रूही की ओर टर्न करती है। रूही ने एक ब्लैक कलर की शर्ट एंड शॉर्ट्स पैंट पहनी हुई थी, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही थी। उसकी हेयर ओपन थी एंड उसके हेयर से थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदें नीचे गिर रही थी। वो टॉवल से अपने हेयर को रब कर रही थी। ये सीन सामने की ये व्यू इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी कि कोई भी पर्सन रूही के ऊपर एकदम पागल हो जाएगी। वो पर्सन अपने लिप को लिक करते हुए रूही को अप टू डाउन देख लेती है। नॉर्मल इंसान इंसानों की परफ्यूम को स्मेल करती है, वो तो रूही की स्मेल के साथ साथ उसके खून की भी स्मेल लेती है। वो पर्सन एकदम हाइड करते हुए एक बैडली स्माइल करते हुए कहती है, क्या पहले वो अपनी नीड को पूरी करे देन वो उसे अपनी सर्वेंट बनाए, या फिर पहले वो अपने सर्वेंट बनाए एंड देन अपने नीड को पूरी करे। ये सब सोचते हुए वो पर्सन स्माइल करती है और उसकी दोनों टीथ बाहर आ जाती है। और ये दोनों टीथ किस काम आती है शायद हम लोग सब जानते हैं, जो कि बाकी टीथ से थोड़ी लंबी थी। रूही धीरे धीरे उसके सामने आकर रुकती है। वो पर्सन चेयर से उठ जाती है एंड रूही के लिए चेयर को आगे करती है एंड उसे बैठने के लिए इशारा करती है। रूही जैसे ही बैठती है वो पर्सन धीरे धीरे उसके नेक के बहुत क्लोज आ जाती है एंड रूही की खून की स्मेल लेती है। वो स्मेल, वो खाना जो कि एक वैम्पायर को चाहिए। दिन वो दोनों एक साथ डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद वो दोनों एक रूम पे आती है। वो रूम देखकर ही लग रही थी एक बेडरूम है। वो पर्सन कहता है, तुम आज रात यही रुक जाओ, मैं दूसरे कमरे में रुकती हूँ, और हाँ रात में बाहर मत आना और वो विंडो उसे बिल्कुल भी ओपन मत करना। जितनी भी बाहर से आवाज़ आए तुम अपनी विंडो ओपन मत करना और ना ही रूम से बाहर जाना, समझे? थोड़ी डरते हुए रूही धीरे धीरे नोट करती है। फिर वो पर्सन डोर को बंद करते हुए चली जाती है। उसके बाद रूही भी बेड के सामने आ जाती है और धीरे से बेड के ऊपर जाकर सो जाती है एंड देन ब्लैंकेट को लेकर खुद को कवर कर लेती है। क्या आज उसे नींद आएगी इतनी हॉरिबल प्लेस पर? और अभी अभी उन्होंने जो कहा, ये सोचते हुए रूही जल्दी से विंडो की ओर देखती है जो कि अभी बंद है। अगले सीन में एक वॉल क्लॉक दिखाई जाती है जहाँ पे रात की 1 बज रही थी। सीन उस वॉल क्लॉक से होकर रूही के बेड के ऊपर जाती है। रूही बहुत ही गहरी नींद में सोई थी। कुछ सेकंड बाद उसके रूम की डोर धीरे धीरे ओपन होती है एंड एक शैडो टाइप ह्यूमन शैडो धीरे धीरे रूम के अंदर आती है। ऑफ कोर्स ये ह्यूमन शैडो और किसी की नहीं, वो पर्सन की है जो कि इस घर में रहती है। वो पर्सन अपनी धीमी कदम से रूही के पास आ जाती है और वो रूही के पास जाकर बेड पर लेट जाती है। वो पर्सन बेड पर लेटते ही सडनली अपनी राइट हैंड की एल्बो को अपने पिलो पर रखती है एंड अपनी हेड को सपोर्ट करते हुए रूही की ओर देखती है। रूही नींद में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसकी वो ड्रेस उसकी बॉडी से थोड़ी नीचे आ गई थी जिससे उसकी क्लीवेज पूरी दिख रही थी। वो पर्सन रूही की चेस्ट की ओर नोटिस करती है जहाँ पे उसकी क्लोथ नहीं थी, जहाँ पे उसकी हार्ट बीट थी।
वो वहाँ पे ध्यान देती है। वो पर्सन अभी रियलाइज़ करती है रूही की हार्ट बीट अभी पंप कर रही है। ये एकदम सही टाइम है और रात की टाइम भी है। शिकार और शिकारी एक दूसरे के बहुत नज़दीक है। अब किस चीज़ की वेट करना। एक वैम्पायर के लिए इतनी अच्छी मौका और नहीं हो सकती। ऑलराइट एवरीवन, सो वैम्पायर लव स्टोरी आगे क्या होने वाली है ये जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। क्या वो वैम्पायर रूही को हर्ट करेगी? क्या वो रूही को अपनी सर्वेंट बनाएगी या फिर अगेन रूही को अपनी नॉर्मल वर्ल्ड पर भेज देगी? ये हम जानेंगे ए वैम्पायर लव स्टोरी के एपिसोड 3 में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ एंड बाय बाय।